नमस्ते दोस्तों, राम राम साथ स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरि ज्ञान पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद्यार्थियों के लिए होने वाले हैं यूजी फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर। चाहे आपकी अभी सिक्स सेमेस्टर की परीक्षा हो या पाँचवें सेमेस्टर की परीक्षा हो, ये सब्जेक्ट आपके अगर है तो यही आपका सिलेबस अभी बता दूंगा। रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, दोनों के लिए वीडियो है। आपकी सब्जेक्ट आ रही SEC यानी कि स्किल एनहेंसमेंट टूर, जिसमें आपकी सब्जेक्ट आ रही साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। तो इसमें क्या है, 40% का पेपर होता है। एबएसएड यानी कि MCQ वाले ट्यूशन आते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं टॉप इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण 120 MCQ पर्सन लेते रहा हूँ उत्तरों के साथ में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। और मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो के बाद में चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, ये मेरी विनती है। 60-70 सब्सक्राइबर और चाहिए 3000 होने में। और सभी के पास वीडियो को शेयर कर देना। जिस भी सब्जेक्ट का डीएस पेपर चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। और इसी वीडियो में मैं अभी आपको 120 क्वेश्चन आधे घंटे में, 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं जाने वाला, 30 मिनट के अंदर अंदर पूरे 120 सवाल बता दूंगा। अगर आप पूरे 120 सवालों को पढ़ कर जाओगे, याद करके जाओगे, तो आप मेरे पर विश्वास कर सकते हो, आप पास होने लायक जितने नंबर आपके आ जाएंगे। क्योंकि पहले हमने जो डीएस पेपर अपलोड किए हैं उनसे विद्यार्थियों का रिस्पॉन्स मिल रहा है कि सर हाँ, 80, 90, 70, 60% क्वेश्चन आपके डीएस पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमारे पेपर में मिल रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो वीडियो पूरा देखने के बाद में पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए PDF पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अपनी PDF ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपका टॉपिक है SEC में साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। मैं इसमें SEC लिखना भूल रहा हूँ, पर सेट का ही सब्जेक्ट है साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स, जिसमें 120 महत्वपूर्ण MCQs इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यूनिट फर्स्ट आ रही है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, थ्रेट लैंडस्केप एंड साइबर अटैक्स। वीडियो को पूरा जरूर देखना, 30 मिनट के अंदर अंदर पूरे 120 सवाल बता दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। एक स्लाइड पर आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आ गया आपका, साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य किसका संरक्षण करना? उत्तर दे रहा सी, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का। दूसरा सवाल आ गया, साइबर स्पेस को सबसे उपयुक्त रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? उत्तर आ जाएगा बी, परस्पर जुड़े डिजिटल सिस्टम नेटवर्क्स और उनके उपयोग से निर्मित डिजिटल इन्वायरमेंट से। फिर अगला सवाल आ गया आपका तीसरा, साइबर थ्रेट और साइबर वल्नरेबिलिटी में सही अंतर क्या? उत्तर आ जाएगा बी, थ्रेट संभावित हानिकारक घटना अभी करता है, जबकि वन वल्नरेबिलिटी कमजोरी है जिसका शोषण हो सकता है। इसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो पहले पढ़े हुए नहीं है, वरना इंग्लिश में हिंदी से सही पढ़ पाता हूँ। चौथा सवाल आ जाए आपका, CIA ट्राइड में सी किसका प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर आ जाएगा बी, कॉन्फिडेंशियलिटी का। पांचवा सवाल आ गया आपका, CIA ट्राइड में इंटेग्रिटी का मुख्य अर्थ क्या? उत्तर आ जाएगा सी, डाटा की एक्यूरेसी और अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन से सुरक्षा। फिर अगला आपका छठा सवाल और सातवां सवाल आ गया, अवेलेबिलिटी का संबंध किससे? उत्तर आ जाएगा ए, अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना सेवा की उपलब्धता। सातवां सवाल आ गया आपका, यदि अटैकर किसी डाटाबेस के डाटा को बिना ऑथोराइजेशन बदल देता है तो CIA ट्राइड का कौन सा तत्व मुख्यतः प्रभावित होता? उत्तर आ जाएगा बी, इंटेग्रिटी। फिर अपना सवाल आ गया आठवां सवाल है, यदि रैंसमवेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइल्स इंक्रिप्ट कर देता है और यूजर्स उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते तो मुख्यतः कौन सा CIA कंपोनेंट प्रभावित होता है? उत्तर आ जाएगा ए, अवेलेबिलिटी। नौवां सवाल आ गया आपका, यदि अनऑथराइज्ड व्यक्ति कॉन्फिडेंशियल कस्टमर रिकॉर्ड्स पढ़ लेता है तो मुख्यतः किसका उल्लंघन? उत्तर आ जाएगा सी, कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर अगला सवाल आ गया आपका 10वां, साइबर वारफेयर सामान्य साइबर क्राइम से किस प्रकार अलग हो सकता है? उत्तर आ जाएगा बी, इसमें राष्ट्र राज्य समर्थित एक्टर्स और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट शामिल हो सकते हैं। ये जो आपकी सब्जेक्ट है साइबर इथिक्स, ये थोड़ी कठिन है, तो इसको आपको सही से याद करना पड़ेगा। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सिक्योरिटी महत्वपूर्ण क्यों? उत्तर आ जाएगा ए, इनके डिसरप्शन से इसेंशियल सर्विसेज और नेशनल सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, मैं पहले एक वीडियो आपकी स्किल एनहेंसमेंट सब्जेक्ट का रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। उस वीडियो में 25 मिनट प्लस में बोला हूँ लगातार।
फिर अगला सवाल आ गया आपका 12वां, साइबर टेररिज्म का संभावित लक्ष्य से क्या हो सकता है? उत्तर आ जाएगा बी, गंभीर डिसरप्शन या भय उत्पन्न करने के लिए साइबर सिस्टम को टारगेट करना। फिर अगला 13वां सवाल आ गया, निम्न में से कौन सा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का संभावित उदाहरण? उत्तर आ जाएगा ए, पावर ग्रिड। आप वीडियो को स्टॉप करके भी आराम से क्वेश्चन उत्तर याद कर सकते हो। हेटर और क्रेटर के बीच सिलेबस लेवल डिस्टिंक्शन में क्रेटर सामान्यतः किससे जोड़ी जाता है? उत्तर आ जाएगा बी, मालिशियस अनऑथराइज्ड एक्सेस या सिक्योरिटी कंट्रोल तोड़ने से। फिर अगला आपका सवाल आ गया 15वां और 16वां। 15वां, मालवेयर का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या? उत्तर आ जाएगा ए, मालिशियस सॉफ्टवेयर। 16वां सवाल आ गया, वायरस और वॉर्म में प्रमुख अंतर क्या? उत्तर आ जाएगा ए, वायरस को सामान्यतः होस्ट फाइल प्रोग्राम से जुड़ने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि वॉर्म स्वयं फैल सकता है। फिर अगला आपका 17वां और 18वां सवाल आ गया, ट्रोजन की प्रमुख विशेषता क्या? उत्तर आ जाएगा ए, स्वयं को लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। फिर आपका 18वां सवाल आ गया, बैकडोर का उद्देश्य सामान्यतः क्या हो सकता है? उत्तर आ जाएगा बी, सामान्य ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को बाईपास करके अनधिकृत एक्सेस देना। बोलने में दिक्कत क्यों आती है? जल्दी बोल रहा हूँ, वीडियो 30 मिनट से छोटा बनाना है, इसलिए चाहूँ तो धीरे बोलूँ तो आराम से शब्दों को बोल सकता हूँ। स्नाइपिंग अटैक मुख्यतः किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर ऑब्जर्व करना। फिर आपका 20वां सवाल आ गया, नेटवर्क स्नाइपिंग विशेष रूप से जोखिमपूर्ण क्यों हो सकती है? उत्तर आ जाएगा ए, अनइंक्रिप्टेड सेंसिटिव ट्रैफिक एक्सपोज हो सकता है। फिर अगला आपका 21वां सवाल आ गया, प्रिविलेज एस्केलेशन का अर्थ क्या? उत्तर आ जाएगा ए, कम अधिकार वाले यूजर द्वारा अधिक प्रिविलेजेस प्राप्त करना। फिर आपका 22वां और 23वां सवाल आ गया, यदि अटैकर सामान्य यूजर अकाउंट से एडमिनिस्ट्रेटर लेवल परमिशंस प्राप्त कर लेता है तो ये किसका उदाहरण? उत्तर आ जाएगा ए, प्रिविलेज एस्केलेशन। फिर अगला आपका 23वां सवाल आ गया, एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशंस अटैक फेज का संबंध किससे हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, कॉम्प्रोमाइज्ड एनवायरनमेंट में मालिशियस अनऑथराइज्ड कोड चलाने से। फिर अगला आ गया आपका 24वां सवाल, हाइडिंग फाइल्स अटैकर के लिए क्यों उपयोगी हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, मालिशियस आर्टिफैक्ट्स और डिटेक्शन से छिपाने के लिए। फिर आपका 25वां सवाल आ गया, कवरिंग ट्रेड्स का मुख्य उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए, अटैक्स के एविडेंस को कम करना या छिपाना। फिर अगला आ गया आपका 26वां और 27वां सवाल। 26वां, वॉर्म की सेल्फ प्रोपेगेशन क्षमता का प्रमुख सिक्योरिटी इम्पैक्ट क्या? उत्तर आ जाएगा ए, यह नेटवर्क में तेजी से फैल सकता है। फिर आपका 27वां सवाल आ गया, यदि कोई मालिशियस प्रोग्राम स्वयं की कॉपीज बनाकर नेटवर्क के अन्य सिस्टम्स में फैलता है तो वह किससे सबसे अधिक संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, वॉर्म से संबंधित है। फिर आपका 28वां सवाल आ गया, साइबर अटैक में वल्नरेबिलिटी का शोषण किस उद्देश्य से किया जाता है? उत्तर आ जाएगा ए, सिक्योरिटी वीकनेस का लाभ उठाने के लिए। फिर आपका 29वां सवाल आ गया, साइबर सिक्योरिटी में अटैक सरफेस का संबंध किससे? उत्तर आ जाएगा ए, वे संभावित पॉइंट्स जहां अटैकर सिस्टम को टारगेट कर सकता है। फिर अगला सवाल आ गया आपका 30वां, निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी का सबसे व्यापक दृष्टिकोण दर्शाता है? उत्तर आ जाएगा सी, प्रिवेंशन प्लस डिटेक्शन प्लस रिस्पॉन्स प्लस रिकवरी। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो को आप यहाँ तक देख कर आ गए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोज़ हम बनाते हैं। अब आगे और क्वेश्चन अब कंप्लीट करा रहा हूँ आपके। यूनिट सेकंड आ रही है आपकी एथिकल हैकिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, IT एक्ट एंड काउंटर मेजर्स। इसमें 30वां सवाल आ गया, एथिकल हैकिंग का मुख्य उद्देश्य है? उत्तर आ जाएगा बी, अधिकतर तरीके से वल्नरेबिलिटीज पहचान कर सिक्योरिटी सुधारना। फिर अगला सवाल आ गया 32वां, एथिकल हैकर और मालिशियस अटैकर में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या? उत्तर आ जाएगा ए, एथिकल हैकर ऑथोराइज्ड स्कोप के भीतर काम करता है, मतलब कि सरकारी कामों में एथिकल हैकर काम में आता है। फिर 33वां सवाल आ गया आपका, एथिकल हैकिंग में स्कोप क्यों महत्वपूर्ण? उत्तर आ जाएगा ए, इससे टेस्टिंग की सीमा और ऑथोराइज टारगेट्स निर्धारित होते हैं। फिर 34वां सवाल आ गया, यदि पेनेट्रेशन टेस्टर किसी ऐसी सिस्टम पर टेस्ट करे जो एग्रीड स्कोप में शामिल नहीं है तो मुख्य समस्या क्या है? उत्तर आ जाएगा ए, स्कोप वायलेशन। फिर अगला सवाल आ गया आपका 35वां, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनेट्रेशन टेस्टिंग में सही अंतर क्या है? उत्तर आ जाएगा आपका बी, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वीकनेस की पहचान या मूल्यांकन करता है, जबकि पेनेट्रेशन टेस्टिंग ऑथोराइज तरीके से एक्सप्लॉयटेबिलिटी को टेस्ट कर सकता है। फिर अपना सवाल आ गया 36वां और
37वां, पेनेट्रेशन टेस्टिंग में ऑथोराइजेशन क्यों अनिवार्य? उत्तर आ जाएगा ए, क्योंकि बिना अनुमति टेस्टिंग स्वयं अनऑथराइज्ड एक्टिविटी बन सकती है। 37वां सवाल है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का मुख्य उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और सिक्योरिटी कंट्रोल्स को व्यवस्थित रूप से अलाइन करना। फिर अगला सवाल है जी आपका 38वां, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में डिफेंस इन डेप्थ का अर्थ क्या? उत्तर आ जाएगा बी, कई लेयर्ड सिक्योरिटी कंट्रोल्स का उपयोग। फिर अगला सवाल है जी आपका 39वां, थ्रेट और अटैक वेक्टर में अंतर क्या? उत्तर आ जाएगा ए, थ्रेट संभावित खतरा, अटैक वेक्टर वह माध्यम रास्ता है जिससे अटैक किया जा सकता है। फिर अगला सवाल आ गया आपका 40वां और 41वां, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में इनपुट वैलिडेशन का महत्व क्या है? तो 4 ऑप्शन आते हैं, जैसे आप एक बार समझा भी देता हूँ। मालिशियस अनएक्सपेक्टेड इनपुट को नियंत्रित करने में मदद, वेबसाइट की कलर स्कीम बदलना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, रैम बढ़ाना। तो जो ये वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में तीनों चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती है। ये सिक्योरिटी के अंदर आती है मालिशियस अनएक्सपेक्टेड इनपुट को नियंत्रित करने में मदद। फिर अगला आपका 41वां और 42वां सवाल है। 41वां दिया, वेब एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए, यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई करना, मतलब कि ऑथेंटिकेशन यानी कि वेरिफिकेशन करना। 42वां सवाल है, ऑथोराइजेशन का अर्थ क्या? उत्तर आ जाएगा बी, वेरीफाइड यूजर को अलाउड रिसोर्सेज एक्शन निर्धारित करना। फिर आपका 43वां सवाल आ गया है, ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन में सही संबंध कौन सा? उत्तर आ जाएगा ए, ऑथेंटिकेशन पहचान सत्यापित करता है, ऑथोराइजेशन एक्सेस राइट्स निर्धारित करता है। 44वां सवाल आ गया, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किस वर्ष इनेक्टेड हुआ? उत्तर आ जाएगा बी, 2000 में ये इनेक्टेड यानी कि लागू हुआ। फिर 45वां सवाल आ गया, IT एक्ट 2000 का एक प्रमुख उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को लीगल रिकग्नाइजेशन देना। फिर आ गया आपका 46वां सवाल, IT एक्ट की धारा 43 मुख्यतः किससे संबंधित? ये ऐसी IT एक्ट की धाराओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जितनी भी IT एक्ट की धाराएं मैंने इस वीडियो में PDF में बताऊंगा उनको सभी को याद कर लेना, इनमें से एक सवाल जरूर पूछने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें उत्तर आ जाए ए, IT एक्ट की धारा 43 कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान पहुंचाने पर पेनल्टी और कंपेंसेशन पर से संबंधित है। फिर 46वां सवाल आ गया, IT एक्ट की धारा 43A मुख्यतः किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, डाटा प्रोटेक्शन में फेलर पर कंपेंसेशन। फिर 48वां सवाल आ गया, IT एक्ट की धारा 65 किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़। फिर अगला सवाल आ गया आपका, IT एक्ट की धारा 66 किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेज। फिर 50वां सवाल है आपका, IT एक्ट की धारा 66C किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, आइडेंटिटी थेफ्ट। फिर 51वां और 52वां सवाल आ गया, ID एक्ट की धारा 66D किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, कंप्यूटर रिसोर्सेज का उपयोग करके चीटिंग बाय पर्सनेशन। फिर 52वां सवाल है आपका, IT एक्ट की धारा 66E किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, प्राइवेसी वोलेशन। फिर अगला 53वां सवाल आ गया, IT एक्ट की धारा 66F किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, साइबर टेररिज्म। फिर अगला सवाल आ गया आपका 54वां, धारा 66A के संबंध में वर्तमान से स्थिति क्या? उत्तर आ जाएगा बी, है ओमिटेड है। फिर अगला आपका सवाल आ गया 55वां और 56वां, IT एक्ट की धारा 69A किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, पब्लिक एक्सेस के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन के डायरेक्शंस। फिर 56वां सवाल आ गया आपका, IT एक्ट की धारा 70 मुख्यतः किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, प्रोटेक्टेड सिस्टम। फिर अगला सवाल आ गया आपका 57वां, IT एक्ट की धारा 70B का संबंध किससे है? उत्तर आ जाएगा ए, CERT इनको नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्स के रूप में मान्यता। ये जो धाराओं के प्रश्न है वो बिल्कुल आपको याद कर लेना, ये फुल फॉर्म्स जो भी है वो भी बिल्कुल याद कर लेना। 99% चांस है 1 से 2 फुल फॉर्म आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकती है। CERT इनका पूरा नाम क्या है? उत्तर आ जाएगा बी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। फिर अगला सवाल आ गया 69वां और 60वां। CERT का प्रमुख कार्य किससे संबंधित? उत्तर आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के रिस्पॉन्स में सहायता और सिक्योरिटी एडवाइजरीज गाइडेंस प्रदान करना। 60वां आ गया, साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स में कंटेनमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए, इंसिडेंट के प्रभाव दायरे को सीमित करना। फिर अगला सवाल तो 61वां आएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, यहाँ से यूनिट 3 शुरू हो चुकी है।
थर्ड के मेन टॉपिक्स मतलब कि जो पूरे टॉपिक्स है उनसे जो हेडलाइन दी रही है, सोशल एथिक्स, CSR, IT प्रोफेशनलिज्म, सोशल इंजीनियरिंग एंड इनसाइडर थ्रेड्स। इसमें 61वां सवाल आ गया, बिजनेस एथिक्स का मुख्य संबंध किससे उत्तरा जाएगा? ए बिजनेस डिसीजंस में नैतिक प्रिंसिपल का प्रयोग। फिर अगला आपका 62वां और 63वां सवाल आ गया, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का मूल विचार क्या? उत्तर दे रहे एक कंपनी की समाज और इन्वायरमेंट के प्रति जिम्मेदारी। 63वां है, CSR और बिजनेस एथिक्स में सही संबंध क्या? उत्तर दे रहे ए CSR ब्रॉडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ती है, जबकि बिजनेस एथिक्स ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन बिहेवियर के एथिकल डायमेंशन से संबंधित है। फिर अगला आपका 64वां सवाल आ गया, गुड प्रोफेशनल एथिक्स में सबसे महत्वपूर्ण क्या? उत्तर ए होनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। फिर अगला आपका 65वां और 66वां सवाल आ गया, IT प्रोफेशनल को कॉन्फिडेंशियल कस्टमर डाटा के साथ क्या करना चाहिए? उत्तर ए केवल ऑथोराइज्ड पर्पज के लिए उपयोग और सुरक्षित रखना चाहिए। 66वां सवाल आ गया, यदि IT वर्कर को सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी मिलती है तो एथिकल रिस्पॉन्स क्या? उत्तर आ जाएगा ए रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग और ऑथोराइज्ड रेमेडिएशन। फिर अगला आपका 67वां सवाल आ गया, इस बार अब मैं मार्क नहीं करूंगा, सीधा क्वेश्चन और आंसर बोलूंगा। 67वां सवाल है, प्रोफेशनलिज्म ऑफ IT वर्कर्स को बढ़ाने में कौन सा उपाय सबसे उपयोगी? उत्तर आ जाएगा ए कंटिन्यूस ट्रेनिंग और एथिकल अवेयरनेस। 68वां सवाल है, सोशल इंजीनियरिंग किस प्रकार का टेट है? उत्तर आ जाएगा ए मानव मनोविज्ञान, विश्वास का दुरुपयोग करके इंफॉर्मेशन या एक्सेस प्राप्त करना। 69वां सवाल है, फिशिंग किसका प्रमुख उदाहरण? उत्तर आ जाएगा ए सोशल इंजीनियरिंग। फिर 70वां सवाल आ गया आपका, स्पीयर फिशिंग और सामान्य फिशिंग में प्रमुख अंतर क्या? उत्तर आ जाएगा ए स्पीयर फिशिंग अधिक टारगेटेड और स्पेसिफिक विक्टिम को ध्यान में रख सकती है। फिर 71वां सवाल आ गया, वेलिंग किस प्रकार के टारगेट से अधिक संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव्स एंड इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स। फिर अगला आपका 72वां सवाल आ गया, प्री टेस्टिंग में अटेटर सामान्य तक क्या करता है? उत्तर आ जाएगा ए झूठी कहानी पहचान बनाकर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास करता है। 73वां सवाल आ गया, बेटिंग अटैच में अटेटर किसका उपयोग करता है? उत्तर आ जाएगा ए आकर्षक लालच प्रलोभन। 74वां सवाल आ गया, टेल डेटिंग का संबंध किससे? उत्तर आ जाएगा ए ऑथोराइज्ड व्यक्ति के पीछे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्ड एरिया में प्रवेश। फिर 75वां सवाल आ गया, सोशल इंजीनियरिंग का सबसे कमजोर टारगेट अक्सर कौन हो सकता है? उत्तर आ जाएगा बी के मानव विश्वास और डिसीजन मेकिंग। फिर अगला 76वां और 77वां सवाल आ गया, 76वां है, सोशल इंजीनियरिंग से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपायों में कौन सा शामिल है? उत्तर आ जाएगा ए सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। फिर 77वां सवाल आ गया, यदि कोई टालर खुद को बैंक एम्प्लॉय बताकर OTP मांगता है तो किस प्रकार का संकेत? उत्तर आ जाएगा ए सोशल इंजीनियरिंग या फिशिंग अटेम्प्ट। फिर 78वां और 69वां सवाल है, इनसाइडर थ्रेड का अर्थ क्या है? उत्तर आ जाएगा ए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेजिटिमेट एक्सेस रखने वाला व्यक्ति सिक्योरिटी रिस्क पैदा करे। 79वां मालिशियस इंसाइडर और नेग्लिजेंट इंसाइडर में से अंतर क्या? उत्तर आ जाएगा ए मालिशियस इंसाइडर जानबूझकर नुकसान कर सकता है, नेग्लिजेंट इंसाइडर लापरवाही से रिस्क पैदा कर सकता है। फिर इस 80वां सवाल आ गया आपका, इंसाइडर थ्रेड को कम करने के लिए लिस्ट प्रिविलेज क्यों उपयोगी है? उत्तर आ जाएगा ए यूजर को केवल आवश्यक मिनिमम परमिशंस मिलती है। 81वां सवाल है, इनसाइडर थ्रेड प्रिवेंशन में यूजर एक्टिविटी मॉनिटरिंग का उद्देश्य क्या हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए सस्पिशियस बिहेवियर पहचानने में सहायता। फिर आपका 82वां सवाल है, यदि कर्मचारी को उस आवश्यकता से यदि डाटाबेस प्रिविलेज दिए जाए तो कौन सा प्रिंसिपल कमजोर होता है? उत्तर आ जाएगा ए लिस्ट प्रिविलेज। 83वां सवाल है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक में अर्जेंसी का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर आ जाएगा ए विक्टिम को बिना पर्याप्त वेरिफिकेशन के जल्द डिसीजन लेने के लिए दबाव डालने के लिए। 84वां सवाल है, आपका अकाउंट आज बंद हो जाएगा, तुरंत लिंक पर क्लिक करें, किस मैनिपुलेशन टेक्निक का उदाहरण है? ऐसे सवाल आपके पास मैसेज और कॉल्स आपके पास आते होंगे, तो ये किसका उदाहरण है? उत्तर आ जाएगा अर्जेंसी फियर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। 85वां सवाल है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में साइबर सिक्योरिटी का महत्व क्यों बढ़ रहा है? उत्तर आ जाएगा ए डाटा ब्रीचेज कस्टमर्स और सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 86वां सवाल है, एथिकल IT मैनेजमेंट में एम्प्लॉय प्राइवेसी और ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी के बीच क्या आवश्यक है? उत्तर आ जाएगा ए उचित बैलेंस और लॉफुल ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेज।
87वां सवाल आ गया आपका प्रोफेशनल आईटी वर्कर के लिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का अर्थ क्या हो सकता है? उत्तर आ जाए ए व्यक्तिगत हित, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रभावित करे। 88वां सवाल आ गया यदि आईटी प्रोफेशनल किसी कस्टमर की प्राइवेट इंफॉर्मेशन का पर्सनल लाभ के लिए उपयोग करता है तो यह मुख्यतः ट्रस्ट का उल्लंघन है। उत्तर आ जाए ए प्रोफेशनल एथिक्स और प्राइवेसी का उल्लंघन है। 89वां सवाल है सोशल इंजीनियरिंग डिफेंस में वेरीफाई बिफोर ट्रस्ट प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर आ जाएगा ए आइडेंटिटी और रिक्वेस्ट की ऑथेंटिसिटी जांचना। 90वां सवाल आ जाएगा सोशल इंजीनियरिंग और टेक्निकल हैकिंग में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर आ जाएगा ए सोशल इंजीनियरिंग मानव बिहेवियर को टारगेट करता है, टेक्निकल हैकिंग टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज का एक्सप्लॉइट करता है। तो यहाँ पर आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से यूनिट 4 आपकी शुरू हो रही है जिसका टॉपिक्स है साइबर एथिक्स, साइबर लॉ, एआई एथिक्स एंड ब्लॉकचेन एथिक्स। तो 91वां सवाल है साइबर एथिक्स का मूल उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए डिजिटल एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्सिबल और एथिकल बिहेवियर को बढ़ावा देना। 92वां सवाल है साइबर लॉ की आवश्यकता मुख्यतः क्यों है? उत्तर आ जाएगा ए साइबर एक्टिविटीज राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑफेंस के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करने हेतु। 93वां सवाल है साइबर एथिक्स और साइबर लॉ में मुख्य अंतर क्या? उत्तर आ जाएगा ए लॉ लीगली इन्फोर्सिएबल फ्रेमवर्क है जबकि एथिकल मॉरल एथिकल स्टैंडर्ड से संबंधित है। 94वां सवाल आ गया साइबर एथिक्स की आवश्यकता विशेष रूप से क्यों बढ़ी है? उत्तर आ जाएगा ए डिजिटल एक्शंस प्राइवेसी, सिक्योरिटी और सोसाइटी पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। 95वां सवाल है इंफॉर्मेशन सोसाइटी में प्राइवेसी का एथिकल महत्व क्या? उत्तर आ जाएगा ए व्यक्तियों के पर्सनल इंफॉर्मेशन पर उचित कंट्रोल और प्रोटेक्शन से संबंधित। 96वां सवाल है आपका एथिकल एआई में फेयरनेस का मुख्य अर्थ क्या? उत्तर आ जाएगा ए अनुचित डिस्क्रिमिनेशन और हार्मफुल बियास को कम करना। 97वां सवाल है एआई एथिक्स में ट्रांसपेरेंसी क्यों महत्वपूर्ण? उत्तर आ जाएगा ए एआई सिस्टम के उपयोग या निर्णय प्रक्रिया को उचित स्तर पर समझने और स्क्रूटिनाइज करने में सहायता। 98वां सवाल है एक्सप्लेनेबिलिटी का संबंध किससे है? उत्तर आ जाएगा ए एआई आउटपुट या डिसीजन के पीछे रीजनिंग को उचित सीमा तक समझाने की क्षमता। 99वां सवाल आ गया एआई एथिक्स में ह्यूमन ओवरसाइट का महत्व क्या है? उत्तर आ जाएगा ए महत्वपूर्ण डिसीजंस में मानव जिम्मेदारी और नियंत्रण बनाए रखना। 100 नंबर का सवाल आ गया आपका एआई सिस्टम में बियास्ड ट्रेनिंग डाटा का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए एग्जिटिंग बियाजेस को रिप्रोड्यूस एम्पलीफाई करना। 108वां सवाल आ गया आपका एआई एथिक्स में प्राइवेसी का संबंध किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए पर्सनल डाटा का रिस्पॉन्सिबल कलेक्शन, यूज और प्रोटेक्शन। 102वां सवाल आ गया यदि एआई बेस्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम किसी जेंडर के कैंडिडेट्स को सिस्टमेटिकली कम स्टोर करता है तो प्रमुख एथिकल इशू क्या? उत्तर आ जाएगा ए एल्गोरिथमिक बियस डिस्क्रिमिनेशन। 103वां सवाल है यदि एआई सिस्टम का डिसीजन एक्सप्लेन करना अत्यंत कठिन हो तो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल विशेष रूप से रिलेवेंट है? उत्तर आ जाएगा ए एक्सप्लेनेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी। 104वां आपका सवाल आ गया एआई एथिक्स में अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या? उत्तर आ जाएगा ए एआई सिस्टम के इम्पैक्ट्स और डिसीजन के लिए जिम्मेदारी तय करने की क्षमता। 105वां सवाल आ गया ट्रस्टवर्थी है ये महत्वपूर्ण विशेषता क्या? उत्तर आ जाएगा बी रिलिएबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस जैसे गुण। 106वां सवाल है एआई एथिक्स में डू नो हार्म प्रिंसिपल किससे संबंधित? उत्तर आ जाएगा ए एआई से होने वाले फोर्सिबल हार्म्स को कम करने की जिम्मेदारी। 107वां सवाल है एआई सिस्टम के लिए प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी में कॉन्फ्लिक्ट कब उत्पन्न हो सकता है? उत्तर है ए जब अधिक ट्रांसपेरेंसी देने से सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सपोज होने का रिस्क हो। फिर 108वां और 109वां सवाल आ गया एआई एथिक्स में इंक्लूसिवनेस का उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए विभिन्न समूहों के साथ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और इक्विटेबल अप्रोच। 109वां सवाल आ गया ब्लॉकचेन की मुख्य विशेषताओं में से कौन सी एथिक्स के लिए महत्वपूर्ण है? उत्तर आ जाएगा ए ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी की संभावना है। फिर 110वां सवाल आ गया ब्लॉकचेन में इम्यूटेबिलिटी का इथिकल कंसर्न क्या हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए गलत या संवेदनशील इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाने पर उसे बदलना या हटाना कठिन हो सकता है। 111वां सवाल आ गया आपका ब्लॉकचेन एथिक्स में प्राइवेसी का मुद्दा क्यों उत्पन्न हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पर ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन की विजिबिलिटी और परमानेंस प्राइवेसी कंसर्न्स पैदा कर सकती है। 112वां सवाल आ गया आपका ब्लॉकचेन की डिसेंट्रलाइज्ड नेचर का एथिकल लाभ क्या हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए सिग्नल
सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल डिपेंडेंसी टू टर्म करने की संभावना। 113वां सवाल आ गया ब्लॉकचेन एथिक्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी का पर्सन क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर आ जा रहा है ए, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स में हार्मफुल आउटकम्स के लिए अकाउंटेबिलिटी तय करना जटिल हो सकता है। फिर आपका 114वां सवाल है एआई एथिक्स और साइबर एथिक्स के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है। उत्तर आ जा रहा है ए, दोनों रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज प्राइवेसी सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी से संबंधित है। फिर 115वां सवाल आ गया आपका यदि फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम की किसी डेमोग्राफिक ग्रुप को डिस्प्रोपोर्शनेट रूप से गलत पहचानता है तो यह मुख्यतः किस एथिकल कंसर्न को दर्शाता है। उत्तर आ जा रहा है ए, बियास या फेयरनेस। फिर आपका 116वां सवाल आ गया एआई सिस्टम को सेंसिटिव पर्सनल डाटा पर ट्रेन करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण एथिकल कंसर्न कौन सा हो सकता है। उत्तर आ जा रहा है ए, प्राइवेसी और एप्रोप्रिएट डाटा गवर्नेंस। दोस्तों 4 सवाल और बचे हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पेज की और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी सवाल पूछ सकते हो। 117वां सवाल आ गया साइबर रेगुलेशन और एथिक्स को साथ साथ रखने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर आ जा रहा है ए, ला मिनिमम इन्फॉर्मेबल स्टैंडर्ड्स देता है जबकि एथिक्स रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के व्यापक मानदंड प्रदान कर सकती है। 118वां सवाल आ गया आपका एआई सिस्टम के हाई रिस्क डिसीजन में ह्यूमन ओवरसाइट रखने का सबसे मजबूत एथिकल जस्टिफिकेशन क्या है। उत्तर आ जा रहा है ए, अंतिम जिम्मेदारी और मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल बनाए रखना। 119वां सवाल आ गया आपका यदि किसी एआई मॉडल की एक्यूरेसी बहुत अधिक है लेकिन वह सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन करता है तो एथिकल एवेल्यूशन में क्या निस्तर उचित है। उत्तर आ जा रहा है ए, केवल एक्यूरेसी के आधार पर सिस्टम को एथिकल नहीं माना जा सकता। 120वां सवाल आपका साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स के पूरे सिलेबस का सबसे व्यापक उद्देश्य किस विकल्प से व्यक्त होता है। उत्तर आ जा रहा है सी, सिक्योर रिस्पॉन्सिबल एथिकल और लीगल अवेयर तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको सेट साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स का 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना सभी के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।